आश्चर्य होता है जब एक व्यक्ति अपने आप को स्वयंभू क्या का दावा करे कि मैं दुनिया का सबसे कट्टर ईमानदार हूं। ठीक, दावे भरता है जो कट्टर ईमानदारी के, जो कस्में खाता अपने बच्चों की कि मैं कभी राजनीति में नहीं आऊंगा, और आया। हर हर बात को इसने झूठ बोला है। जो जो इसने वादा किया था, जो जो बातें करी थी, वो सब इसने झूठ गई थी। पहले ये कहता था कि ये सारे लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव और शरद पवार, ममता बनर्जी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ये सब क्या है, चोर है, और इन सबको तुरंत ही क्या कर देना चाहिए, जेल में डाल देना चाहिए। लेकिन जैसे ही सत्ता में आते हैं, अब इनके साथ ही इंडी गठबंधन बनाकर गले मिलते हैं। लालू प्रसाद यादव हो, उनके साथ साथ में स्टेज साझा करते, शीट शेयर करते हैं और उनके साथ सरकार बनाने की कामना करते हैं। तो इस तरह का नेतृत्व आप सोचो, लोग अपनी नौकरी छोड़कर, लोग अपना व्यवसाय छोड़कर इस आदमी के पीछे आए थे कि शायद ये भारत में नई क्रांति लेकर आएगा और भारत में एक स्वच्छ राजनीति को जन्म देगा। लेकिन आप आखिर में मिला क्या उन लोगों को, जो कनाडा में, अमेरिका में, ब्रिटेन में बड़े बड़े पदों पर थे, अच्छी नौकरियां कर रहे थे, और इस आदमी के बहकावे पर क्या होते हैं, 2011 की बात है, भारत आते हैं और संघर्ष करते हैं कि भारत को नई राजनीति देना है, भारत को बदल देना है, भारत में जो ये करप्शन का दौर चला था मनमोहन सरकार में, उसे खत्म कर कर एक अच्छा नेतृत्व प्रदान करना है। लेकिन जैसी सत्ता मिली और घोषित कर दिया कि मैं क्या हूं, अराजकतावादी हूं, अपने आप को अर्बन नेक्सलाइट घोषित कर दिया। और घोषित करने के साथ देखो आप, चोरी और सीना चोरी, चोरी तो कर ही रहा है व्यक्ति, और क्या कर रहा है, सीना चोरी। क्या बोला था शुरुआत में जब मुख्यमंत्री बने, तो मैं किसी प्रकार की सुविधा नहीं लूंगा, और दिखाया जाता था नीले रंग की वैगन में घूमते हुए, इनको सामान्य कपड़े पहनते हुए, आप दिख रहे होंगे शर्ट पहनी हुई, सामान्य कपड़े पहनते हुए दिखाया जाता है। लेकिन आप जब आश्चर्य करेंगे, कोरोना काल में जब लोग पीड़ित थे, तब इन्होंने अपना बंगला बनाने के लिए, शीश महल बनाने के लिए इन्होंने जो आर्डर दिए, उन आर्डरों से आप आशंकित हो जाएंगे कि किस प्रकार का मुख्यमंत्री रहा होगा ये। एक एक कर्टेन जो है अपने घर में लगाया, बंगले में लगाया, 20-20 लाख के कर्टेन, कर्टेन समझते होंगे ना, पर्दे आप जानते होंगे, उन पर्दों को आप सोचो, हमारे घर नहीं है 20 लाख में, तो हम घर नहीं बना पाते हैं, व्यक्ति जो है पर्दे लगा रहा है अपने घरों में। और उसके बाद चलो एसी कोई बड़ी बात नहीं, सामान्य व्यक्ति भी एसी की कामना करता है, एसी लगाते, लेकिन टॉयलेट में एसी लगाने की कामना तो हम में से किसी ने नहीं करी होगी। कितनी देर के लिए आप टॉयलेट जाते हैं कि वहां जाकर भी एसी चाहिए आपको, तो वहां पर भी ले जाकर व्यक्ति ने क्या करा, एसी लगा लिया। फिर एक नायर करके कोई व्यक्ति है, नायर या नायक करके व्यक्ति है, ठीक है, ना किसी पद पर है, ना कोई मंत्री है, ठीक, और इनके विधायक और इनके मंत्री को जो बंगला आवंटित किया गया ना, वो बंगला जो है वो नायर वहां रहता है, और वही नायर जो है इस पूरे घोटाले के पीछे का क्या है, मेन जो है पिन है। तो आप देखेंगे किस प्रकार से मुख्यमंत्री के बंगले के पास रहता है वो, जिसके पास कोई पद नहीं है, उसको मुख्यमंत्री के बगल का बंगला आवंटित किया गया है। क्यों किया गया है, ये सारी चीजें बहुत ही रहस्यमय है। और आप ईडी को देखेंगे, ईडी ने 9 समन भेजे थे बंदे के पास, गया नहीं, दिखाना चाहता था कि मेरे को ईडी उठाकर ले जाए और लोगों का जन समर्थन मिले, लेकिन काट की आंधी बार बार चढ़ती नहीं है। एक बार चढ़ी, 2 बार चढ़ी, 2 बार ये दिल्ली के मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन बार बार चढ़ेगी नहीं। वो भी बने क्यों, कोई अच्छे कार्य किए होते, कोई महान कार्य किए होते तो बनते, समझ में आते। रेवड़ी बाटी, फ्री बिजली और फ्री पानी, उसके भरोसे ये सत्ता में तो आ गए, लेकिन जब लोगों ने इनका चाल चरित्र देखा, एजुकेशन की बात करते हैं कि वर्ल्ड क्लास हमने एजुकेशन 500 स्कूल बनाए, किस तरह के स्कूल, आप आश्चर्य करेंगे। जैसे ये हमारी क्लास चल रही है ना, तो अभी क्लास चलेगी, इसके बाद अगर शाम को फिर क्लास चलेगी, तो आप क्या बोलोगे, मॉर्निंग बेस, इवनिंग बेस। तो ये स्कूल कैसे बनाए इन्होंने, सुबह एक क्लास चल रही है लड़कों की और दोपहर में क्लास चल रही है लड़कियों की, 2 स्कूल हो गए, ठीक। अब ये क्लास में ही स्कूल हो गए, फिर नीचे क्लास जो अपनी चल रही है ना, उस क्लास को इन्होंने बोल दिया वो अलग स्कूल है, फिर एक प्राइमरी अलग है, फिर एक सेकेंडरी स्कूल अलग है, फिर हायर सेकेंडरी अलग है, फिर कन्या स्कूल अलग है और बॉयज स्कूल अलग है। एक ही संस्था में इन्होंने 20-20 स्कूल खोल दिए और इस प्रकार से दावे कर दिए कि हमने जो है अपने 5 साल के कार्यकाल में 500 स्कूल खोल दिए। अब किस प्रकार के स्कूल है, यही बिल्डिंग में हमने 10 तरह के स्कूल डाल दिए और कह दें कि यहाँ पर क्या हो रहा है, हमने इतना विकास करा है कि ये हमने 20 नए स्कूल खोले, 500 नए स्कूल खोले, बिल्डिंग वही है, बस क्या कर दिया, नाम आवंटित कर दिया। इस हॉल के आगे 2 नाम लिख दिए, मॉर्निंग में बॉयज स्कूल, आफ्टरनून में कन्या स्कूल। तो इस तरह से इन्होंने उसी इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रयोग करके 2-2, 3-3 स्कूल क्या कर दिए, क्लिक कर दिए। अब मोहल्ला क्लिनिक की बात की जाती है, तो मोहल्ला क्लिनिक खोलने के साथ क्या करा इन्होंने, अब आप व्यक्ति क्या करेगा, जाएगा डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर टेस्ट लिखता है और टेस्ट आपको पता है बाहर के लिख दिए जाते हैं, दवाइयां बाहर की लिख दी जाती है। जो टेस्ट जिस संस्था को लिखे जा रहे हैं वो संस्था जो है ना इनसे संबंधित है।
इनके लोगों से संबंधित है। तो इस प्रकार से वहां पर भी घोटाला, मतलब सूक्ष्म स्तर पर जा जाके इन्होंने छोटे छोटे स्तरों पर जा जाके घोटाला किया। अब मुख्य विषय पर आते, जो शराब घोटाले की बात चल रही है, आपको पता ही नहीं होगा ये शराब घोटाला क्या, आपने तो न्यूज में सुना होगा और इतना समय रहता नहीं आपके पास कि आप इस पर ज्यादा डिटेलिंग करें। ये शराब घोटाला क्या, शराब की एक नीति बनाई गई जब दुनिया जो है अपने प्राणों की रक्षा के लिए ईश्वर से कामना कर रही थी। उसी कोरोना के अवसर पर 2021 में इन्होंने नई शराब नीति बनाई, और नई शराब नीति के माध्यम से, देखो शराब बुरी चीजें सभी जानते हैं, फिर भी शराब भारत में चल रही है। उसका रीजन क्या है, सबसे बड़ा रेवेन्यू, कि रेवेन्यू आता है सरकारों के पास, जिसके कारण आप अब मध्य प्रदेश की बात कर ले तो 36 से 40 हजार करोड़ का रेवेन्यू आता हमको। तो कोई भी सरकार अचानक से इसको बंद नहीं कर पाएगी अगर वो इस तरह का बीमारू राज्य, ठीक है। तो शराब नीति लेकर आए, कोई गलत बात नहीं, लेकिन लेकर आए और किस प्रकार की नीति लेकर आए कि शराब के जो ठेके हैं वो कम करना चाहिए, उसकी अपेक्षा इन्होंने क्या कर दिया, गली मोहल्लों में क्या कर दिए, शराब के ठेके स्थापित कर दिए। जैसे अपनी ये अकेडमी, अब अपनी अकेडमी के बाहर जो प्रवीण भैया की फोटोकॉपी की दुकान है, वहां पर एक शराब की गुमटी खोल दी जाए। हर गली मोहल्ले में ऐसा कोई गली मोहल्ला नहीं छोड़ा जाए, स्कूल और कॉलेज के पास शराब की दुकान खोल दी जाए। और शराब की दुकान, चूंकि स्कूल कॉलेज के लड़कों के पास ज्यादा पैसे नहीं होते, तो फिर क्या किया जाए, और सस्ता किया जाए। शराब सस्ती तो नहीं हो सकती, तो क्या किया जाए, पैकेट छोटे कर दिए जाए। तो इन्होंने टेट्रा पैकेट, जैसे आप बोलते ना पाव होता, पाव से भी नीचे एक आने लगा टेट्रा पैक, पाउच में, जैसे अभी पाव जाते विमल के 15 रुपए 20 रुपए का पाव जाता, उस प्रकार से इन्होंने 30 रुपए का एक छोटा पैकेज स्टार्ट कर दिया कि बच्चे भी क्यों दूर रहे शराब से, क्योंकि बच्चों की इनकम कम होती है, इसीलिए उनको 30 रुपए का पैकेट। और ज्यादा दिक्कत है, आप घर तक नहीं पहुंच पा रहे, आपको शराब लेने में दिक्कत, शर्म आती है शराब खरीदने में, तो आपके घर पहुंच सेवा, सब कुछ जब घर पहुंच रहा है, आपको खाना घर पहुंच रहा है, पानी घर पहुंच रहा है, दवाइयां घर पहुंच रही है, कपड़े घर पहुंच रहे हैं, मोबाइल घर पहुंच रहा है, तो शराब घर क्यों नहीं। तो ये पहली बार क्रांतिकारी कदम, इनको क्रांति के लिए भेजा गया था, इन्होंने नई क्रांति शुरू करी। पहली बार भारतवर्ष में पहला ऐसा वाक्य देखने को मिलता है जब आपके घरों पर क्या आने लगी, शराब आने लगी। दिल्ली में ये क्या है, और इस प्रकार की नीतियां बनाई गई जिससे इनके लोगों को क्या हो, भला हो। इस प्रकार के क्राइटेरिया डिसाइड कर दिए गए। जैसे हम क्राइटेरिया डिसाइड करते हैं, मेरे को किसी को क्या करना है, इंटर करना है, तो मैं इस तरह का क्राइटेरिया, मेरे को इंटर करना है सचिन को, कि सचिन ही फॉर्म भर पाए, तो मैं फॉर्म में क्या करूंगा, ऐसे ऐसे प्रावधान लाऊंगा जिसके कारण सिर्फ सचिन ही फॉर्म भर पाए और कोई एलिजिबल ही नहीं हो। मैं बोल दूं कि एक एस नाम से व्यक्ति का स्टार्ट होना चाहिए तो वही वो फॉर्म भर पाएगा, उसके पिता का नाम इस नाम से होना चाहिए, ठीक है, उसकी उम्र इस सन से लेकर इस सन के बीच होना चाहिए और वो भी इस मंथ में पैदा हुआ होना चाहिए। जब मैं इस तरह के प्रावधान डालूंगा तो क्या होगा, कोई और व्यक्ति उसके लिए एलिजिबल ही नहीं होगा, कुछ ही व्यक्ति होंगे जो उसके लिए एलिजिबल होंगे, और वो कुछ व्यक्ति कौन होंगे, जो ऑलरेडी किसके संपर्क में होंगे, सरकार के संपर्क में होंगे, ठीक। अब आप देखेंगे 5% पहले क्या लगता था, टैक्स लगता था किस पर, दारू पर। दिल्ली में दारू पर बेचने पर प्रत्येक बोतल पर 5% या क्या लगता था, कर लगता था। इन्होंने बढ़ाकर 12% कर दिया, सॉरी 5%, टैक्स नहीं, 5% जो है कमीशन मिलता था एक दारू बेचने पर, एक बोतल बेचने पर 5% कमीशन मिलता था, किसको, डीलर को। तो इन्होंने बढ़ाकर 12% कर दिया कि डीलर को अब कमीशन कितना दिया जाएगा, 12% दिया जाएगा। और पीछे से बैकग्राउंड से डीलर से बात कर ली कि 6% जो कमीशन है वो तुम अपने पास नहीं रखोगे, वो 6% किसको दोगे, सरकार को नहीं, पार्टी को दोगे। पार्टी मतलब केजरीवाल एंड कंपनी, इनको आप क्या करोगे, 6% पीछे से दोगे। तो डीलर चूंकि पहले भी 5% में भी वो कमा ही रहा था, अब उसका कमीशन बढ़ाकर कितना कर दिया, 12%। तो 6% किसको देगा, वो इन पार्टी वालों को देगा, और बदले में उसको भी क्या हो गया, 1% का इंक्रीमेंट हो गया, क्योंकि उसको तो पहले 5% का ही क्या मिल रहा था कमीशन, बढ़कर कितना हो गया, 6% का कमीशन हो गया। इस प्रकार से आप देखेंगे यहाँ गणित कितना लगा है। तो पढ़ लिख कर ये काम करना, पढ़ लिख कर IIT करने के बाद ये काम करना, आप सोचिए किस तरह से यहाँ पर इन्होंने क्या करा, दिमाग लगाया। तो पहले इनका कमीशन कितना हुआ करता था डीलरों का, मैं बता देता हूं आपको, कैलकुलेट करके बता देता हूं। पहले इनका कमीशन हुआ करता था 5%। मान लो 100 रुपए की बोतल है तो डीलर को कितना मिलता था, 5 रुपए, ठीक है। अब आपको लगेगा कितनी बड़ी बात है यार, 5 ही रुपए कमा रहा है एक बोतल पर, तो बोतल आप आश्चर्य करोगे कितनी बिकती है, 61 करोड़ बोतलें बिकती हैं, 61 करोड़ बोतलें। अब उसमें 5 का मल्टीप्लाई कर लो तो कितना फायदा हो रहा है, ठीक। तो यहां पर देखना 5% कमीशन बढ़ा दिया सरकार ने, बढ़ाकर कमीशन कितना कर दिया नई नीति में, कि डीलर को कितना कमीशन मिलेगा, अब 12% मिलेगा। 12% में पीछे से बात की गई कि तुमको कितना दिया जाएगा, तुमको अब 6% दिया जाएगा, और 6% किसको मिलेगा, आम आदमी पार्टी को, ठीक है, डीलर को। तो डीलर भी खुश
क्योंकि उसका 1% कमीशन बढ़ गया, क्योंकि उसको पहले एक बोतल पर 5 रुपए मिल रहा था, अब उसको एक बोतल पर कितना मिलेगा, 6 रुपए मिलेगा। और इधर आम आदमी पार्टी को हर एक बोतल पर कितना मिलेगा, 6 रुपए। और ये सब ब्लैक मनी, ठीक। और इसके अलावा क्या किया गया, तो इसमें आप देखेंगे अब ये सब करने से घाटा किसको होगा, सरकार को होगा। सरकार को जो रेवेन्यू मिलना था वो क्या होने लगा, गिरने लगा। आश्चर्य करोगे, बोतल दारू की जो है जो बिक्री है वो बढ़ गई और सरकार का रेवेन्यू क्या हो गया, ड्रास्टिक रूप से कम हो गया। जब ये देखा विपक्ष के लोगों ने, तब उन्होंने यहां पर हल्ला करा कि ये तो क्या है, करप्शन है। क्योंकि दारू क्या हो रही है, बिक ज्यादा रही है और सरकार का कमीशन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। सरकार का रेवेन्यू क्या है, कम हो रहा है। तो ये फिर बीच का पैसा जा कहां रहा है, दारू बिक रही है। मतलब यूं सोचो, आप सिंपली देखो, आपने कोई अगर प्रोडक्ट बेच रहे हो, आपने दुकान खोली है, आपकी दुकान से सामान ज्यादा बिक रहा है और अचानक से आपका प्रॉफिट खत्म हो गया है या प्रॉफिट कम हो गया है, तो फिर ये मतलब ही क्या, ज्यादा बेचने का मतलब क्या है, बीच में ये हो क्या रहा है। तो इसी प्रकार से जब लोगों ने इसके ऊपर आवाज उठाई, महिलाओं ने आंदोलन करे, क्योंकि उनके बच्चे और पति जो है दिन रात अब क्या है, दारू में धुत होते जा रहे हैं, क्योंकि इजीली एक्सेस हो रहा है दारू का हर जगह। देखो अभी अपन यहाँ से निकलते कोचिंग तक, पूरे घर के रास्ते तक आपको दारू का एक ठेका नहीं मिलेगा। मिलेगा क्या, नहीं। अगर आपके हर जगह पर दारू के ठेके होंगे तो कहीं ना कहीं क्या होगा, व्यक्ति क्या होता है, विचलित होता है। जो दिखेगा वही तो बिकेगा, जो दिखेगा ही नहीं तो वो बिकेगा कैसे। तो इस प्रकार से इन्होंने क्या करा, गली मोहल्ले में दारू पहुंचाई। अब इस पैसे का उपयोग कहां करा, ये जो पैसा इन्होंने बटोरा था, इस पैसे का उपयोग करा, 45 करोड़ का उपयोग करा इन्होंने, जब गोवा में क्या हुए थे चुनाव, कैश पैसा बांटा गया। ये इनके खुद के जो विधायक चुनाव लड़ रहे थे गोवा में, उन्होंने एडमिट किया है, उन्होंने कबूल किया है कि हमको 45 लाख करोड़ रुपए कैश मिले थे। और ये कैश कहां से आया पार्टी के पास। तो इस प्रकार की चीजें आप देखेंगे, जो दावा करते थे स्वयं को कट्टर ईमानदार होने का, वही क्या कर रहे हैं आपके सामने, ऐसे एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा तरीके कि किस प्रकार से भ्रष्टाचार किया जाए और किस तरह से भ्रष्टाचार को छुपाया जाए, किसकी आड़ में, अपने आप को दिखाना कि हम लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, हम सत्ता को चुनौती दे रहे हैं, इसीलिए हम क्या हैं, हम ही सबसे बेस्ट हैं। और पीछे से क्या करना है, इस प्रकार का करप्शन करना और दम्भ भरना। तो इस तरह की चीजें आपको यहाँ लगातार देखने को मिलेंगी। और अभी भी आप देखें, निर्लज्जता देखें, 3 इनके मंत्री ऑलरेडी कहाँ है, मंत्री भी कौन से, जो अपर लेवल के मंत्री हैं इनके, जो जिसके ये दावा करते हैं कि हमने एजुकेशन में आगे काम किया, वो एजुकेशन मिनिस्टर आज मनीष सिसोदिया कहाँ है, जेल में। और अभी से नहीं है, 1 साल से इनके बाकी मंत्री, जैन करके कोई मंत्री है वो भी जेल में, एक संजय सिंह करके मंत्री है वो भी जेल में। इस प्रकार से इनके जितने भी जो राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, फलाना हैंड, ढिकाना हैंड, वो सारे हैंड इनके कहां पर है, जेल में। अब मेरे को तो आश्चर्य होता है, सारे हैंड इनके जेल में, तो ये बाकी कार्य कैसे, दैनिक कार्य कैसे करते होंगे जब हैंड ही नहीं है इनके पास। तो इस प्रकार के व्यक्ति, ठीक, तो बड़े आश्चर्यचकित कर देने वाली बात है इनके पीछे। और फिर भी देखिए इस व्यक्ति का आत्मविश्वास, जब इससे बाइट मांगी गई न्यूज वालों के द्वारा, तब ये व्यक्ति क्या कहता है कि हम भगत सिंह की तरह, हम डरते नहीं है, हम तानाशाह के खिलाफ। मतलब दारू का घोटाला करके, शिक्षा का घोटाला करके, चिकित्सा का घोटाला करके आप देश के लिए क्या लड़ रहे हैं और देश को किस प्रकार की आजादी दिलाना चाहते हैं, क्या इसी आजादी की कामना हम लोग कर रहे थे। तो दम देखो आप व्यक्ति का, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी आप देखेंगे।